pick up very smartly. So some of the larger banks जिसके पास क्षमता है बड़े AUM की वो lending करने की, तो उनके लिए I think ये समय मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा. बैंकिंग क्षेत्रों को इसके साथ में जोड़ूंगा. Along with IT and pharma, इसके अंदर selective approach हमारा रहेगा. I think from investment point of view, from adding the portfolio, not necessarily from the budget perspective, but largely I think to create the balance into the portfolio along with capital goods and banking. अच्छा, अगर इसी क्षेत्र से संबंधित अगर आप देखें, मैं आपसे देवेन सर प्रश्न और पूछूं, क्योंकि रियल स्टेट ने अच्छा मूव दिया, पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रांग रही, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अब सब्सटेंशियली हाई हैं वर्सेस आई थिंक जो CY22 के मिड में थे. तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इस रियल स्टेट को पुश देने के लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो टैक्स बेनिफिट्स थे उनको अंदर मतलब ETC में थोड़ा सा क्या बढ़ाया जा सकता है? वो स्कोप है इस बार, इतना स्कोप है इस बजट में, और ऐसे में रियल स्टेट पे या फिर एंसिलरी स्पेस में आपके बेस्ट पिक्स क्या रहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि even though the EMIs have gone up because of the rise in the interest rate and which is affecting real estate and automobile to a certain extent, but I think given the kind of disposable income in hands of people and जो हिसाब से गवर्नमेंट फंड्स पैसा स्पेंड कर रही है इकोनॉमी के अंदर, so in disposable income in hands of people is going to only increase from what it is current level. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think though it will be a little bit painful for the people to pay higher amount of EMI due to the cost increasing, ऐसा समझता हूँ कि I think it will still get absorbed. मैं इमीडिएटली नहीं मानता हूँ कि कोई ज्यादा इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर बदलाव आएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट मानती है कि टैक्सेशन के अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है. तो शायद टैक्सेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आवे, ऐसा मेरा मानना है. And I think as a proxy to real estate, I have always advocated that housing finance company is a better choice. क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर शायद 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ऊपर नीचे का दौर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द टाइमलाइंस. बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जिन्होंने 10 या 20 साल का EMI सेट किया है, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टेडी सेट ऑफ इनकम इज कंटिन्यूइंग over 10-20 years, as a result of which I think they are relatively better choice to have in the portfolio as a proxy to the real estate sector for investment. चलिए, अब थोड़ा सी बजट से हटकर मार्केट की भी बात कर लेते हैं देवन भाई. तो एक सेक्टर जिसने काफ़ी परेशान किया 2022 में, लेकिन 2023 में अर्ली साइंस दिखाए हैं बाइंग के, वो है IT, और आज भी 2-3 IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं रिजल्ट के बाद. यहाँ पर आपका क्या व्यू है? अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए टाइम आ गया यहाँ पर लेने का, या फिर अभी अवॉइड करना है? अनुज, आई थिंक डेफिनेटली IT स्पेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो 15 से 20% के बीच में उनका बिजनेस के अंदर ग्रोथ चालू है, ये अगले 5 या 7 साल तक चालू रहेगा, गिवन द काइंड ऑफ ऑर्डर इंटेक दैट दे आर हैविंग एंड द विजिबिलिटी ऑन दैट फ्रंट. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि IT कंपनीज के लिए ग्रोथ इंजन चालू रहेगा. Even though they are on a larger base, I would think that these companies will continue to produce upwards of 15% rate of growth into their business. And given that kind of a situation, which one can visualize easily now, I would think that I think IT companies के stock को आपको 15 या 20% रिटर्न कमाने के लिए साल के अंदर हर फॉल के अंदर लेना पड़ेगा. Probably I think if you start buying this kind of stock into every corrective fall, it will be the best time to buy and probably give you that 15-20% kind of return out of them in the course of market in 12 months. अच्छा, मुझे ना एक हमारे व्यूअर ने पूछा है आपसे पूछने के लिए देवन भाई, 2 स्टॉक्स, 2 लार्ज कैप जायंट कैप स्टॉक्स जो बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया जिन्होंने, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस, कि इनके साथ क्या गड़बड़ है इस समय, और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? क्या ये दोनों स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में रखने लायक वापस हो गए? मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. ऑन द कॉन्ट्री, आई बिलीव कि बोथ कंपनीज रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग प्रोपोजिशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज देयर फंडामेंटल स्ट्रेंथ इज कंसर्न. बोथ दिस कंपनीज हैव बीन कोटिंग एट अ हायर प्रीमियम वैल्यूएशन. जिनका एक टिपिकल कैरेक्टर है, टिपिकल ट्रेट है, वो उनका चालू ही है. बट आई थिंक करंट मार्केट के अंदर जो फॉल आया है स्टॉक के अंदर, वो लार्जली जो ग्लोबल ETF के अंदर से उनका जो इंडिया एक्सपोजर कम हो रहा है. So they are basically pairing their exposure into different stocks, and which include some of the expensive stocks which are becoming victim of this kind of a fall in the market. मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फंडामेंटल बदलाव आया है. On the contrary, I think my inclination would be more to buy these stocks in this corrective fall and stay invested for next 5 to 10 years in this.
ओके, चलिए अब बैंकिंग की बात करते हैं देवेंद्र सर कि अनुज ने कहा कि जैसे कि अब बाजार को भी छेड़ना पड़ेगा, बात हम उसकी भी करनी पड़ेगी। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, 2 लार्ज कैप बैंक अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, कुछ मिड कैप बैंकों के नतीजे आए। 2 दिन पहले हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, नंबर्स ठीक ठाक थे उनके, और अच्छी बात है कि NIM सस्टेन कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के अगर आप देखें सब्सटेंशियल रेट हाइक्स के बाद डिपॉजिट अगर आप देखें रेट सब्सटेंशियली हाई हैं। ऐसे में बैंकों ने इस स्थिति में भी अपने NIMs को काफ़ी मेंटेन कर रखा है। आपको HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक के नंबर्स कैसे लगे सर, और इस वक्त प्राइवेट बैंक्स में क्या चीज़ करना चाहिए? आई थिंक क्लियर चॉइस वुड बी HDFC बैंक। रीजन सिंपल है। आई थिंक एक तरफ मर्जर हो रहा है HDFC के साथ में। दैट मीन्स आई थिंक द एंटायर लोन बुक पोर्टफोलियो इज गेटिंग नाउ इवन फर्दर मोर बैलेंस। On one side, the corporate loan book. Other side, I think the retail loan book, housing finance loan book, and the priority sector loan book. ये चारों के माध्यम से देखिए बैंक को, मर्ज कंपनी को, तो करीबन अगले 4 साल, 4.5 साल के अंदर आई थिंक दे वुड पॉसिबली बिकम अबाउट 50 लाख करोड़ AUM बैंक, एंड दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग मी। क्योंकि जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया कि इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ आता है और जो बैंक की क्षमता ज्यादा है उसके लिए आई थिंक कारोबार का समय अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम HDFC बैंक जो अभी तक लगा रही है एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी टेक्नोलॉजी इज कंसर्न एंड पर्टिकुलरली कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मेरा ख्याल से आई थिंक दे आर सिग्निफिकेंटली पुटिंग देयर एफर्ट्स इन बिल्डिंग द फ्रंट एंड दैट इज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म which could possibly change the entire perception of these banks going forward. तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक HDFC बैंक would probably remain one of the best picks, I think, as far as investment aspect goes. It has underperformed. It has not given adequate amount of return in past couple of years or few years. I think this is going to reverse as I see it, given the kind of strong proposition that this bank is promising currently. ओके चलिए देवन भाई, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। 18,085 अभी भी निफ्टी पर